प्रति के वर्ष विद्यार्थियों को माइग्रेशन या प्रवसन के बारे में जो जानकारी दे रही थी उस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको नगरीय प्रवसन के परिणाम अथवा प्रभाव के बारे में बताऊंगी। हम पहले से ही बता चुके हैं कि नगरीय प्रवसन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। गांव से नगरों की ओर, एक ही राज्य में एक नगर से दूसरे नगर की ओर, एक राज्य के नगर से दूसरे राज्य के नगर की ओर और किसी दूसरे देश से नगर की ओर। प्रवसन में सभी जो रूप हैं वो क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक संरचना को प्रभावित करते हैं। यहाँ के प्राव्रजक आते हैं, वह उस क्षेत्र में प्राव्रजक अस्थायी या स्थायी रूप से जाके बस जाते हैं। और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने नगरीय प्रवसन के मुख्य परिणाम जो है वो बताए थे, जिनके बारे में मैं आपको पहले से चर्चा भी कर चुकी हूँ। आर्थिक, जनसंख्यात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में हमें इनके परिणाम दिखाई देते हैं और इससे हमें कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हमें समस्याएं भी हमें देखने को प्रवसन से देखने को मिलती है। तो आर्थिक अगर हम इसमें जो है देखें तो आर्थिक परिणाम जब हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र की आर्थिक जो संरचना है वो प्रव्रजन से या प्रवसन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जिस स्थान पे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ पे श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है और दूसरे क्षेत्रों में प्रवसन होने से दोनों क्षेत्रों में श्रम शक्ति का संतुलन स्थापित होने लगता है। अगर उस स्थान से वो किसी दूसरे स्थान पे जाएंगे तो इस प्रकार से हमें एक संतुलन देखने को जनसंख्या का मिलता है। इसी प्रकार से दोनों क्षेत्रों की जो उत्पादकता होती है उसमें भी वृद्धि होती है और कम विकसित प्रदेश के नगरों में विकसित प्रदेश के लोगों का जब प्रवसन होता है तो आर्थिक असमानता में कमी होने लगती है। अगर प्रवसन करने वाले लोग विकसित प्रदेशों से आय उपार्जित करके अपने क्षेत्र में भेजते हैं जिससे उस क्षेत्र का आर्थिक रूप से लाभान्वित होने लगता है। यह बात नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती है और इसके बारे में अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ बहुत अच्छा, तो खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में संसाधन कम है, जीवन कठिन है और रोजगार के साधन भी कम उपलब्ध है। तो अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए मैदानी क्षेत्रों की तरफ आते हैं और वहाँ से वो जब जो रोजगार से उन्हें आय प्राप्त होती है उसका कुछ हिस्सा वो उन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों को भेजते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की भी आर्थिक गतिविधियों में गतिशीलता हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से भारत में अगर हम देखें तो व्यापार, उद्योग, कृषि और बच्चों की जो शिक्षा है वो उससे भी आर्थिक विकास में प्रोत्साहन हमें देखने को मिलता है। उसका मुख्य कारण क्या है? भारत में खाड़ी देशों से जो प्रवसन होता है, वहाँ से खाड़ी देशों से आने वाले जो श्रमिक हैं और काम करने वाले लोग हैं वो विदेशी मुद्रा अपने साथ लेके आते हैं और इस प्रकार से विदेशी मुद्रा का भी भंडार हमारे देश में बढ़ता है। जिस क्षेत्र में प्रवसन के फलस्वरूप एक उद्योग के सहोत्पाद से संबंधित आर्थिक क्रियाओं की लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। जैसे जहाँ पे रिफाइनरी की स्थापना होगी वहाँ पे पेट्रोल, कोलतार, प्लास्टिक, रासायनिक रबड़, पैकिंग, परिवहन, वैसलीन उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि होगी। प्रवसन में जैसे जैसे नए उद्योग की वृद्धि होगी उससे संबंधित टेक्नोलॉजी में भी विकास होने के साथ संगठित बाजारों का भी विस्तार होने लगता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नगरीय प्रवसन आर्थिक संरचना में अनेक नए परिवर्तन उत्पन्न करता है। नगरीकरण में वृद्धि। भारत में नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि तथा बड़े नगरों का विकास नगरीय प्रवसन का भी जो है हमें परिणाम है। हमने पहले भी आपको बताया था कि भारत में नगरों की कुल जनसंख्या लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है तथा जो प्रथम श्रेणी की नगर हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 1950 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले केवल 6 नगर थे और 2011 की जनगणना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले लगभग 46 नगरों की संख्या है।
इसी प्रकार से 1951 की जनगणना में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 76 थी और 2011 में ये बढ़कर 525 से भी अधिक हो गई है। नगरीय जनसंख्या की सबसे ज़्यादा वृद्धि दिल्ली में हुई है। यहाँ 1951 में 14.37 लाख लोग रहते थे, जबकि दिल्ली की जनसंख्या 1.63 करोड़ से भी अधिक है वर्तमान में। दूसरी ओर छोटे नगरों की जनसंख्या में कमी हुई है। स्वतंत्रता के समय 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय जनसंख्या 47% कुल जो है लोग निवास करते थे, अब 28% से भी कम रह गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़े नगरों के बड़े नगरों की ओर जाने वाले प्रवसन में बड़ी वृद्धि हो रही है। समाज में जो नगरीय जीवन शैली है उसकी विशेषताएं बढ़ने के कारण अब कई संबंध औपचारिक हो गए हैं। व्यक्तिवादिता, प्रतिस्पर्धा, नए जीवन मूल्य आदि मतलब की दशाएं हमें देखने को मिलती हैं और ये सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन पैदा करती हैं। सामाजिक परिवर्तन अगला जो प्रभाव है या कारक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने और मिल्टन सिंगर ने ये बताया कि नगरीय प्रवसन का मुख्य प्रभाव सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन के रूप में हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे नगरीय प्रवसन में वृद्धि होती है, लोगों के पारस्परिक संबंध अवैयक्तिक, औपचारिक, अस्थायी तथा समझौते पर आधारित होने लगते हैं। प्रवसन में वृद्धि के कारण ही व्यवहार से परंपरागत नियम और सामाजिक नियंत्रण के साधनों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। नगरीय प्रवसन में केवल नगर की सामाजिक संरचना ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि ग्रामीण सामाजिक संरचना भी, उनका भी परंपरागत स्वरूप हमें परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है। इसी मतलब कि जो लोग कभी गांव जाते हैं प्रवासी लोग, तो वो अपनी ग्रामीण वो जीवन को छोड़ के धीरे धीरे वो वहाँ की विशेषताओं, नगरीय विशेषताओं को अपना लेते हैं। तो जब गांव में जाते हैं तो वो अपनी नगरीय विशेषताओं को वहाँ छोड़ के आते हैं, तो ग्रामीण लोगों के जीवन भी प्रभावित इससे होता है। अगला है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। भारत की जो परंपरागत सामाजिक संस्था में नगरीय प्रवसन के कारण काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। प्रोफेसर AR देसाई, MS गोरे, KM कपाड़िया आदि ने जो है उन्होंने बताया कि नगरों में केंद्रीय अथवा मूल परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है और संयुक्त परिवार हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। और नगरों में जो है विभिन्न सांस्कृतिक समूह, जो विभिन्न जातियों के लोग एक साथ काम करते हैं, तो इस कारण यहाँ पे जाति से के सभी परंपरागत नियम भी लगभग समाप्त हो जाते हैं। MN श्रीवास्तव ने ये कहा है, MN श्रीनिवासन ने, कि जिन नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन ज़्यादा होता है वहाँ पे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी हमें तेज़ी से देखने को मिलती है। अनुष्ठानों, संस्कारों के प्रति उदासीनता, जन्म स्थान के परिवार में पूरा करना आवश्यक समझा जाता है। वहीं नगरों की संस्कृति में तर्क प्रधान होने के कारण व्यक्ति के जीवन पर धार्मिक विश्वासों का प्रभाव कम होने लगता है। इसके स्थान पे व्यक्तिगत विचारों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भी अपनी पुस्तक भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण में यह बताया है कि नगरों के व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली अनेक भूमिकाओं के कारण परंपरागत संस्थाओं और आधुनिक व्यवहारों के बीच मिश्रण होने लगता है, और यह एक ऐसा प्रभाव है जिससे भारतीय समाज की परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं में अनेक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर है सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अनेक लेखक यह मानते हैं कि भारत में नगरीय प्रवसन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम नगरों में बढ़ती हुई समस्याएं हैं, जैसे आवास की कमी, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, गंदी बस्तियों का विस्तार, बढ़ता प्रदूषण आदि हमें देखने को मिलता है। मानसिक तनाव, बेरोजगारी, अलगाववाद, ये सब भी एक मतलब कि इसके दुष्परिणाम समाज में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से नगरों में जो हैं वो समस्याएं असंतुलित है। लगभग बड़े नगरों की 40% जनसंख्या वो है जो दूर ग्रामीण क्षेत्रों से या छोटे नगरों से आते हैं,
और उन्हें वहाँ पे वो समुचित जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल नहीं पाती है। वो छोटे छोटे उद्योगों में काम करते हैं, फल विक्रेता, रिक्शा चालक और भी लोग जो हैं वो लोग अभी भी जो है झुग्गी झोपड़ियों में, गंदी बस्तियों में या फुटपाथों पर अपना जीवन गुजारते हैं और कई प्रकार की बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। अपराधों में भी वृद्धि होती है और व्यवसायों में भी मतलब कि बहुलता के बाद में बड़ी संख्या में लोग जो हैं रोजगार पाने से वंचित हो जाते हैं। ये बाकी अगले टॉपिक में मैं आपको नगरीय प्रवसन के परिणाम या प्रभाव के बारे में आपसे चर्चा करूंगी।